तो गाइस लास्ट क्लास नहीं हो पाई थी हमारी, कुछ मैं अपने कहीं फंस गया था तो लास्ट क्लास हम ले नहीं पाए। तो आज हम लोग एक दो चीजें करते हैं। एक तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो ले लेते हैं, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड हो वो डाउट हम वो ले सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, हम लोग जो हमने अभी दो पेपर लिए हैं, ठीक है ना, उन दोनों में से एक का तो मैंने आंसर शीट आपको भेज दी थी, तो एटलीस्ट उसका डिस्कस कर लेते हैं। और सेकंड भी जो क्वेश्चन पेपर था बीआरएस का, उसकी आंसर शीट अभी नहीं है, तो मैं अभी वो नहीं भेज पाया आपको। मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था तो इसलिए वो मैं निकाल नहीं पाया। तो वो बाद में मैं भेजूंगा, लेकिन उसके हम क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं कि उसमें अगर कोई भी पॉइंट है जिसमें डाउट है तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का अभी ऑब्जेक्टिव क्या है क्लास का? एक तो हम ये दो चीजें डिस्कस कर लें, जो हमारे पेपर हुए हैं दोनों के आंसर्स डिस्कस कर लें जहां भी डाउट है आप लोगों को। प्लस साथ में और भी कोई आपके डाउट्स हैं किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन हो भाई, अभी आई एम होपिंग कि बाबा आप लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहे हो। हाँ भाई ईशा, चल रहा है कुछ ऐसे ही चल रहा है बस टाइम पास? सर इलिस्ट्रेशंस प्रैक्टिस करिए, उसमें कुछ नहीं आता तो आंसर दिया ही होता है। इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस करो, उसके अलावा आपको हर चैप्टर के बाद क्यूआर कोड दिया होता है ना? क्यूआर कोड पे स्कैन करोगे तो एडिशनल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वो प्रैक्टिस करो। साथ में हमने सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस करे हैं, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। उसके अलावा सुडोकू खेलते हो, सुडोकू खेलो, उसके अंदर सुडोकू या समझ में आया कौन सा इवेल्युएशन क्वेश्चन? ठीक है, तो ये चीजें करो, करके फिर मुझे बताओ कि सर मेरे को ये इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आप लोग देखो मेरे पास कुछ बच्चे तो पूछते रहते हैं थ्रू आउट। तो अभी हमारी चाहे क्लास हो रही है नहीं हो रही है, टेस्ट हो रहे हैं, जो मर्जी हो रहा हो, कुछ बच्चों के तो मेरे पास आते रहते हैं मैसेजेस, सर ये वाले क्वेश्चन में कैसे होगा, ये कैसे होगा, इसमें मेरा आंसर ये आ रहा था, ये मैच नहीं हो रहा। समझ रहे हो मेरी बात? पर सबके नहीं आते हैं, तो भैया जो बाकी लोग नहीं मेरे से पूछ रहे, इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसका मतलब वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं भाई। क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो कुछ ना कुछ तो डाउट आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं आएगा। तो प्लीज अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो प्लीज कर लो, यही टाइम है और ये टाइम निकल जाएगा फिर दोबारा नहीं आने वाला। ठीक है, गाइस अपना अपना कैमरा ऑन करो प्लीज पहले तो। आरव, भव्या, प्रथम और आरव, ये एक तेरा भाई का रह गया बेटा, अरम कहाँ है? सर हम दोनों एक ही डिवाइस को ले रहे हैं। तो कैमरा तो ऑन कर ले बेटा, दोनों एक साथ देख सकता हूँ दोनों को मैं। ये मत बोलिए अभी सर सो के उठा हूँ, ऐसे आवाज से ऐसे लग रहा है सर अभी सो के उठा हूँ, रजाई में बैठे हैं दोनों के दोनों, क्या कैमरा ऑन करवा रहे हो है? नहीं सर। नहीं अच्छा नहीं है तो फिर तो ऑन कर ले यार, फिर तो अच्छी बात है। तनीषा, आपके बेटा कुछ चैप्टर्स आपने बीच में छोड़े थे, क्योंकि आपका उस समय स्कूल में नहीं चल रहा था वो टॉपिक्स, है ना? तो आपने कर लिए, वो कवर अप हो गए सारे या बचा है अभी कुछ उसमें? नहीं सर, हो गए हैं। सारे कवर हो गए, सबके वीडियोस देख लिए, सबके क्वेश्चंस कर लिए साथ साथ? यस सर। कोई डाउट उसके अंदर? नो सर। ठीक है, और बाकी लोग भाई तुम लोगों के कुछ आया है डेट शीट वगैरह, कब पेपर है, क्या है, क्या आया है स्निग्धा, कब से पेपर है बेटा? सर 18 फरवरी। बहुत बढ़िया, तो लगभग सबका इसी के आसपास होगा भाई। ऑलमोस्ट सेकेंड वीक या थर्ड वीक ऑफ फरवरी में ही एग्जाम्स की उम्मीद है। और बाकी सबका प्रथम? सर 15 से फरवरी से 15 टेंटेटिव है। फरवरी। और नहीं वो कोई बात नहीं, टेंटेटिव सही, पर एटलीस्ट एक आइडिया मिल जाता है। टेंटेटिव में फर्क यही होता है 15 की जगह हो सकता है 17 18 से हो जाए, हो सकता है एक आध दिन आगे पीछे हो जाता है, यही फर्क होता है। और सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव? सर दोनों। दोनों मतलब मेनली आपका सब्जेक्टिव रहेगा या कैसे रहेगा, या कुछ बताया है टीचर ने कैसे वेटेज रहेगी, कुछ आइडिया दिया है? सर 20% ही होंगे 1 मार्कर्स, बाकी तो सारे बड़े। हाँ, तो मतलब मेन आपका सब्जेक्टिव है, बाकी 20 मार्क्स के आपके 20% आपके ऑब्जेक्टिव है, राइट? हाँ जी शगुन बताओ बेटा। सर मेरे 25 ऑफ फेब से हो रहे हैं और ऑफलाइन होंगे एग्जाम। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव? सर सब्जेक्टिव ही है। सब्जेक्टिव है, वेरी गुड। ईशा? सर 29 से है ऑनलाइन, PT3 है, लाइक फाइनल्स नहीं है। तो फाइनल्स कब होंगे, उसके बाद होंगे? नहीं, हाँ उसके बाद होंगे, अभी उनका कुछ नहीं आया।
उसका कुछ नहीं पता। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अभी कुछ नहीं पता, ऑब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव होगा। ओके तनीषा, सर मेरे तो अभी फर्स्ट फेब से ही है। बहुत बढ़िया, तो तू जल्दी फ्री हो जाएगी। मतलब तेरा सेकंड वो तेरे वो पहले वाले टेस्ट तो लेट हुए थे, सेकंड वाले टेस्ट जल्दी कर हाँ रहे ये हो। यस सर अभी बहुत जल्दी। नहीं अच्छी बात है, जल्दी फ्री हो जाओगे, पर इसका मतलब है कि आपके पास टाइम कम है, तो भाई उसके लिए मेहनत एक्स्ट्रा करना शुरू कर दो, ठीक है ना। और मैं फिर से गाइस आप लोगों को बता रहा हूँ, देखो आप मेरे को किस तरह यूज करते हो ये आपके ऊपर, समझ रहे हो। कुछ बच्चे तो मेरे से रेगुलरली टच में रहते हैं, मेरे से बातें करते रहते हैं, मेरे से मैसेजेस पे बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं, गाइडेंस लेते रहते हैं, पूछते रहते हैं सर ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे सॉल्व करें, किस तरीके से पढ़ाई करें। और सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेक्निकल चीजें आपको वैसे डिस्कस करनी है कि सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं। लाइफ में कोई भी दिक्कत आती है, कहीं भी दिक्कत आपको प्रॉब्लम आ रही है, इट मे नॉट बी सब्जेक्ट रिलेटेड, इन जनरल भी अगर कुछ डिस्कस करना है यू कैन डिस्कस विद मी, ठीक है ना। कई बार होता है आप शेड्यूल नहीं बना पा रहे होते, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, सर इतना सारा कुछ ऐसा लग रहा है इकट्ठा हो गया, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, समझ रहे हो मेरी बात। तो बेसिक अगर इस तरह की चीजें भी हैं, ऐसा भी कुछ अगर आप फेस करते हो तो यू कैन टॉक टू मी, ठीक है। तो इसीलिए जितना बात करोगे, देखो मन में सोचते रहोगे, परेशान होते रहो, उससे कोई फायदा नहीं। कोई भी दिक्कत आती है, किसी भी तरह की दिक्कत आती है, ठीक है, तो यू कैन डिस्कस विद मी एंड वी कैन सॉर्ट आउट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास हर चीज का आंसर होगा, इसलिए भाई जितना मेरे दिमाग में आएगा या जितना मैं हेल्प कर सकता हूँ करूंगा, बट हाँ अगर हम डिस्कस करेंगे ना तो आई एम श्योर कि हम कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। और क्योंकि इतना भाई मेरे को भी इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स बाकी बच्चों के साथ भी आती हैं, तो वो लोग भी जब डिस्कस करते हैं तो उनके साथ में ऑलरेडी ये कहीं ना कहीं हो सकता है डिस्कस कर चुका हूँ, जो प्रॉब्लम शायद आप फेस करो, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो किसी भी चीज को लेकर, पढ़ाई को लेकर के, अदरवाइज दिमाग नहीं लग रहा, सर मन नहीं लग रहा, मोटिवेशन नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें आती है, मैं बता रहा हूँ फ्रेंकली, ठीक है। और जो कि नॉर्मली हम लोग डिस्कस नहीं करते, मैं अपने टाइम का बता रहा हूँ, हमें भी ऐसा लगता था किससे बात करें यार, समझ नहीं आ रहा, मम्मी से बोलते थे ज्यादा से ज्यादा, है ना, कि मम्मी के पास जाके बोलते मम्मी मन नहीं हो रहा पढ़ने का, मम्मी डांट लगा देती थी पढ़ाई क्यों नहीं करती हो, मन नहीं हो रहा क्या होता है, करोगे थोड़ी देर 10 मिनट बैठोगे तो मन कर जाएगा, फिर उसके बाद मम्मी के पास भी नहीं जाते थे, हाँ कि यार ये तो फायदे नहीं है, ये तो इन्होंने तो सुननी नहीं है, फिर हम कुछ ना कुछ और लेके बैठ जाते थे। तो इसीलिए अगर इस तरह की चीजें हो तो प्लीज टॉक टू मी, ठीक है। एंड अगर मेरे से भी बात करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो डू टॉक टू समवन जिससे भी कंफर्टेबल, ठीक है। आपके कोई और टीचर हो उनसे बात कर सकते हो, आपके कोई कजन हो, आपको लगता है अगर आपके थोड़ी बहुत आसपास की एज के अगर उनसे बात करनी है किसी से तो यू कैन टॉक टू देम, है ना, कजन्स वगैरह से, ताकि थोड़ा सा पॉइंट होता है कि अपने अंदर लेके मत रखना, कभी भी कोई भी बात हो, कभी भी लगे कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो डू डिस्कस, ठीक है। क्लियर हो गया गाइस। चलो, तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले अब थोड़ा सा डिस्कशन शुरू करते हैं, जो हमने क्वेश्चन पेपर किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पेपर खोल लो भाई, मैं भी खोल रहा हूँ साथ में, और स्क्रीन पे मैं शेयर करता हूँ आंसर्स इसकी, और आंसर्स में देखते हैं कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है और आपने क्या गलतियां करी। देखो मैं अभी पेपर तो चेक नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली, तो मैंने सोचा तो यही था यार आपके साथ आज पेपर ऑलरेडी देख करके फिर उसके बाद मैं जो गलतियां करी है वो डिस्कस करूंगा, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ अर्जेंट चीजों में मैं फंसा हुआ हूँ, तो इसलिए पेपर डिस्कस नहीं हो पाया, लेकिन आंसर डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। तो मैं यहाँ पे जरा खोल रहा हूँ साथ में, आप अपने साथ जो क्वेश्चन पेपर है वो खोल लो बेटा, ठीक है। मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ आंसर शीट, एंड मैं भी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर खोल लेता हूँ। फाइनल अकाउंट्स, पहले फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैं बाकी बच्चों से मैंने पूछा नहीं, बाकी एनीबडी एल्स जिनका किसी ने हैंड रेज नहीं किया एक्चुअली, तो मैं इसलिए पूछा भी नहीं। और किसी का भाई जिसको पता चल गया हो कि ऑब्जेक्टिव हो रहा है, सब्जेक्टिव हो रहा है, किस तरह से पेपर हो रहे हैं, एनीबडी एल्स हु वांट टू डिस्कस। अभी तक जितना मुझे समझ आया ऑलमोस्ट सबके सब्जेक्टिव है, प्रथम ने बोला थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है 20%, राइट। उसके अलावा बाकी सब आपके सब्जेक्टिव पेपर है। प्रथम, ऑब्जेक्टिव के लिए जो 1 मार्कर है उसके लिए कैसे तैयारी कर रहे हो भाई? सर वो जो शुरू में लिखे होते हैं थोड़ी बहुत, उनके ब्लैंक्स खुद ही बना के थोड़ा। हाँ, पर उससे होगा नहीं ना यार, वो तो लिमिटेड है, और वहां से तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, जिस बुक से पढ़ रहे हो उसमें से तो टीचर कभी नहीं देती, नहीं तो फिर सर, है कैसे मेरे पास करोगे? दूसरी एक बुक, हाँ इसीलिए दूसरी पूछ रहा बुक हूँ है। कैसे करोगे। तो उसका तरीका देखो, अगर आपको 1 मार्कर चाहिए मैं भेज देता हूँ, मेरे को एक मैसेज डाल के छोड़ दे प्रथम, ठीक है। 1 मार्कर क्वेश्चंस जो आपको अगर चाहिए तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, जो जिस जिसके में आ रहे होंगे वो प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। तो मेरे को मैसेज करके छोड़ दियो प्रथम,
परीक्षा, आपने Yes. शायद मेरे को कुछ मैसेज किया था, आपने और शायद शगुन ने किया था या किसी ने, स्निग्धा ने किया था कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए, राइट? कुछ आपने बोले थे रेक्टिफिकेशन या किसके, तो वो सॉरी मैं उस समय दे नहीं Yes, पाया। sir. हाँ, मेरे ना एक्चुअली लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो उस समय खुल नहीं रहा था, और अभी भी एक्चुअली वो दिक्कत चल रही है, बट आई विल ट्राई कि मैं वो आपको भेज दूँ। तो मुझे एक बार दोबारा से भेजना है यार वो। तो मैं एक बार कोशिश करूंगा कि जितने भी टर्म 2 के चैप्टर्स हैं उसके जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको भेज सकता हूँ वो भेज दूं, ताकि आप इन एनी केस साइड बाय साइड प्रैक्टिस कर सको। देखो ईशा ने एक अच्छी बात बोली, क्या वही आपको क्वेश्चंस के बाद क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, इलस्ट्रेशन। और इलस्ट्रेशन हमेशा जब भी प्रैक्टिस करो तो प्लीज आंसर मत देखना, आंसर छुपा के पूरा जैसे आप नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करते वैसे करना, फिर चेक करना कि आंसर सही है कि नहीं। ये एक बहुत गंदी आदत होती है, कई मतलब बच्चे क्या कर रहे होते हैं, इधर से इलस्ट्रेशन देखी वहां टिक कर रहे होते हैं, अरे आंसर में यहाँ चला गया, आंसर में यहाँ चला गया। अरे टिक करना थोड़ी ना होता है, अकाउंट में कोई टिकिंग नहीं होती है, समझ में आ रहा है? नहीं तो पता ही नहीं चलेगा आपको, यहाँ अभी तो सब सही लग रहा है, वही क्वेश्चन करने को दे दूंगा तो नहीं होगा। तो अकाउंट में प्लीज अपने हाथ से करना, वहां टिक टिक करके मत कर लेना कि सॉल्यूशन में सर मैंने देख लिया था। मेरे पास हुआ था पिछली बार, बच्चे आए थे ऐसे, सर मैंने कहा इलस्ट्रेशन कर ली, हाँ सर कर ली। मैंने कहा अच्छा दिखाना जरा मेरे को, पीडीएफ भेजो क्या किया है। सर हमने ना वो देख लिया था इलस्ट्रेशन में कैसे कैसे कर रखा है। मैंने कहा भगवान, प्लीज ऐसे नहीं करना यार, ठीक है? प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसे मत करना प्लीज। चाहे आप 10 इलस्ट्रेशन में से 3 करो, लेकिन अपने हाथ से करो, वो एक्चुअल पता चलेगा कि कहाँ दिक्कत हो रही है, क्या गलत कर रहे हो, कैसे करो, ठीक है? हाँ जी, चलो तो वापस आते हैं फिर क्वेश्चन पेपर पे। प्रथम परीक्षा, आप लोग प्लीज मैसेज कर देना मुझे जो भी आपको ये मैंने अभी बोला ना कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वाला मेरे को भेजना है, तो प्लीज मैसेज करके छोड़ देना। हाँ जी, फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर खोल लिया सबने? अब देखो पहला क्वेश्चन पेपर, पहला क्वेश्चन, फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो। अब आधे बच्चे तो इसी में फंस गए हो, हैं? फंसे थे कोई, नहीं फंसे? ईशा हंस रही है, हाँ फंसे थे, है ईशा? दिमाग डाइवर्ट हुआ था कुछ सेकंड के लिए, हंसी आई थी। हंसी आई थी। ये जानबूझ के डाला जाता है, इस तरह की चीजें जानबूझ के डाली जाती है ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो। अब क्या कर सकते हैं, हम तो है ही गंदे लोग भाई, हमारा तो काम ही तुम्हारी कमियां निकालना है, तुमसे गलतियां कराना है, नहीं तो हमें मजा कैसे आएगा? तो हम तो जानबूझ करके इस तरह की चीजें डाली जाती है। ये इसलिए बता रहा हूँ आपको कि अगर एग्जाम में नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ आए तो हंस लो, कोई बात नहीं, हंसने में बुराई नहीं है, बट देन कॉन्शियसली दिमाग में आना चाहिए ये जानबूझ के मेरा ध्यान भटकाने के लिए डाला गया है। इग्नोर मारो, आगे बढ़ो। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये जानबूझ के इस तरह की चीजें करी जाती है ताकि आपका फोकस खराब। चलो आगे चलते हैं। अब आपको बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी है, ठीक है? और अब इससे रिगार्डिंग मैं डाउट्स लूंगा सीधा, मैं एक एक करके नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? तो आप मुझे डाउट्स बताओ कि किस किस को डाउट्स है, तो प्लीज रेज योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 1 में जिस जिसके डाउट्स हैं, ठीक है? परीक्षा और बाकी किसी को डाउट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1 सबको क्लियर है? मैंने आंसर शीट भेजी है, इसका मतलब सबको समझ में आ गया कैसे किया है? तो परीक्षा के सवालों का जवाब बाकी लोग देंगे, हैं? हाँ परीक्षा, क्या क्या सवाल है बताओ भाई। आरव तेरा भाई कहाँ गया, दिख ही नहीं रहा है, तू ही दिख रहा है सिर्फ। आरव है ये अरम है? सर मैं आ रहा हूँ आरव है, तो अरम कहाँ है? सर, यहीं पे आया था। कहाँ है, बुला उसको। तो तू उधर क्यों घुस गया है, तू कैमरे में क्यों नहीं दिख रहा है? आजा भाई इधर, पूरा पूरा आजा ना, थोड़ी जगह दे दे यार उसको भी, वो भी बैठ जाएगा बेचारा, दिख ही नहीं रहा है। हाँ हाँ, अब ठीक है ना, अब पता चल रहा है, दिखाई दे रहे हो दोनों, अच्छा लग रहा है दोनों भाई एक ही क्या बोलते हैं, ईयरफोन लगा करके सुन रहे हैं मेरी क्लास को। हाँ परीक्षा बताओ क्या डाउट है? सर इसकी डेप्रिसिएशन अमाउंट गलत आई थी, एक बार आप दिखा दीजिए। आपने हाँ निकाली। जरा समझते हैं भाई डेप्रिसिएशन को। देखो भाई एक बार मैं देख लो एडजस्टमेंट थी क्या क्या। वैसे पहली एडजस्टमेंट थी क्लोजिंग स्टॉक, आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को। क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह जाएगा, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट पे एसेट साइड पे। दूसरा था राइट ऑफ बैड डेट्स। अब बैड डेट्स वाले में आपको देखना होगा कौन सा वाला सिनेरियो है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, और नीचे क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नोट्स में भी दे रखा है, थर्ड एडजस्टमेंट। तो यानी यहाँ पे क्या लगेगा परीक्षा? फॉर्मूला लगेगा। हमेशा फॉर्मूला कब लगता है? जब आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नोट्स में भी दे रखा है, तो हमेशा फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया होगा, ठीक है? तो पहले एक बार ये वाला देख लो, सॉरी परीक्षा, पहले एक बार ये भी दिखा रहा हूँ मैं, एक बार ये देख लेते हैं। ये क्लियर हो गया था सबको कैसे किया है? बैड डेट्स वाली एडजस्टमेंट सबको क्लियर हो गई थी?
आगे देखते हैं फिर। तो सी और डी, सॉरी बी और सी एडजस्टमेंट तो खत्म, डी पे आते हैं। डी क्या कह रहा है? प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फिक्चर्स एट 15% पर एनम एंड ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 20%। इसी वाले में प्रॉब्लम आ रहा है परीक्षा? यस सर, फर्नीचर वाले पार्ट में। अब फर्नीचर वाले पार्ट के लिए पहले एफ एडजस्टमेंट पढ़नी जरूरी है। नीचे देखो, चलो पहले नीचे क्या है, ई एडजस्टमेंट छोड़ रहा हूं मैं, एफ पे आते हैं। न्यू फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2016 फॉर 5000 रॉन्गली एंटर्ड इनटू परचेजेस। तो आपने कुछ फर्नीचर खरीदा था जिसको हमने गलती से कहाँ डाल दिया? परचेज में। तो परचेज से हटाओ, फर्नीचर में ऐड करो। बात समझ आई? पहले इतनी बात तो क्लियर है। जो एफ एडजस्टमेंट है उसका इफेक्ट क्या होगा? फर्नीचर से हटाओ, सॉरी परचेजेस से हटाओ और फर्नीचर में ऐड करो। तो दिखा देता हूँ आपको, देखो परचेजेस से हटाया होगा ये हटा दिया और फर्नीचर में ऐड कर दिया। कहाँ है भैया फर्नीचर? ये फर्नीचर ऑलरेडी था 5000, हमने और ये ऐड कर दिया 5000। यहाँ तक क्लियर हो गया? फर्नीचर कितना आ गया भाई? 10000। ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है? कह रहा है फर्नीचर फिक्चर पे 5% पर एनम का डेप्रिसिएशन। तो भैया हमारे पास एक तो पुरानी मशीन चली आ रही है 5000 की, उसके ऊपर तो 5% पूरे साल का लगेगा परीक्षा। यस सर। तो यानी कितना आ गया? 250। ठीक है। और जो दूसरा 5000 आपने खरीदा ड्यूरिंग द ईयर, उस पे 5% कितने महीने का लगेगा? कब खरीदा है बेटा? 1 जुलाई। तो कितने महीने हो गए? 9। अच्छा 5 नहीं, पर ये उसमें एंड हो रहा है ना दिसंबर में, तो 5 मंथ। हाँ, यही इसके अंदर खास बात थी कि दिसंबर में एंड हो रहा है। ऊपर ध्यान दो, क्या लिखा था? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो एज ऑन 31 दिसंबर 2016। वो पर्पस यही था कि बच्चे गलती करें। तो इसीलिए ध्यान से देखा करो। नॉर्मली हमारी जो भी बुक्स क्लोज होती है वो 31 मार्च को होती है, पर जरूरी नहीं है, हो सकता है 31 दिसंबर को भी हो रही है। ठीक है। तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा है 31 दिसंबर, अगर नहीं कर रखा होता तो 31 मार्च लेके चलते हैं। तो यहाँ पे 31 दिसंबर है तो कितने महीने हो गए? जुलाई से काउंट करो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने। 5 कैसे हुए बेटा? 6 होंगे, काउंट कर। ठीक है, 6 महीने हो गए। क्लियर हो गया? तो 6 महीने का आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना आएगा बेटा? 250 तो वैसे ही आ रहा था, तो उसका आधा कर दिया तो 125 आ गया। कितना आ गया? 375। मैंने यही ले रखा है, देखो। यस सर, थैंक समझ यू। आ गया कैसे निकाला? ठीक। तो इसमें ध्यान रखना कि 31, तूने 31 दिसंबर वाली बात ध्यान नहीं दी थी परीक्षा। मेरे मंथ्स गलत हो गए, 5 मंथ्स का कर दिया। अच्छा, कैलकुलेशन में गलती कर दी। ओके। तो अगली बार अगर ऐसा कुछ दोबारा से गलती हो रही है तो मम्मी को कहना एक बड़ा वाला कैलेंडर ले आए या एक टेबल कैलेंडर ले आइए जिसके अंदर ऐसे ऐसे वो फोल्ड करते रहते हैं ना। आजकल तो आते नहीं, आजकल तो बहुत कम हो गई ये सारी चीजें, हमारे टाइम पे बहुत आती थी। तो उससे इजी हो जाएगा। नहीं, पर मजाक के अलावा ध्यान देते जरा, हमेशा कभी भी करो तो ध्यान से, कैसे गलती क्यों हुई बेटा उसको समझो। या तो आपने ऐसे ढंग से काउंट नहीं किया, ठीक है, जल्दबाजी में कर लिया। क्या आपने देखा जुलाई है, जुलाई से दिसंबर कितना होता है, ऐसे ही मन में 5 6 जो भी ऐसे दिमाग में उस समय आया आपने सोच लिया बिना काउंट करे। तो अगर काउंट नहीं किया था तो गोइंग फॉरवर्ड काउंट करो। ठीक है। दूसरी गलती होने के चांसेस क्या होते हैं? 1 जुलाई लिखा है या 31 जुलाई लिखा है, इसको ध्यान दो। अब इसमें 1 जुलाई था तो पूरा जुलाई का महीना काउंट होगा, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। समझ आया? जो लोग मेरा जो लेक्चर है वो कैमरा बंद करके सुन रहे हैं, मैं उनको फिर क्लास से बाहर निकाल दूंगा। प्रथम, ईशा, तनीषा, गलत बात है, बहुत पिटाई लगेगी तुम्हारी। जैसे ही मौका मिलता है ऐसे गायब होते हैं ना। ईशा तो बहुत गलत हो गया है, ईशा है गलत बात। ईशा तू कब से इन लोगों के, प्रथम तो करता रहता है, प्रथम के साथ तो आदत पड़ गई है मुझे, उसको तो जब तक डांट नहीं पड़ती वो नहीं मानता है ना। और अब की बार उसकी घर पे फोन जाएगा तभी मानेगा वो। ईशा तू मत किया कर ऐसे। हाँ जी, चलो। और कौन सा डाउट है भव्या, बताओ बेटा। सर इसमें जी पार्ट। जी पार्ट, 1/3 ऑफ द सैलरी एंड वेजेस आर फॉर डायरेक्ट पर्पसेस। इसका मतलब क्या है? अगर ये नहीं लिखा होता भव्या तो क्या होता? सर भूल जा, लेट्स फॉरगेट मतलब के, अगर ये नहीं लिखा, लेट्स फॉरगेट के ये लिखा है, भूल जा, तो हम क्या करते? सैलरी वेजेस कहाँ जाता?
ये सर प्रॉफिट एंड वो प्रॉफिट के अकाउंट में जाता। कौन सा दोबारा Profit and बोलो? loss. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेरी गुड। अगर ये नहीं लिखा होता तो सैलरी वेजेस कहाँ जाता? प्रॉफिट एंड लॉस में। क्यों? क्योंकि सैलरी वर्ड पहले है, वेजेस बाद में, तो जो पहले लिखा उसके हिसाब से लिखे जाते हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1/3 आर फॉर डायरेक्ट पर्पसेस, यानी ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हमने अलग से वेजेस अकाउंट ना बना करके इसी अकाउंट में डाल दिए। भाई नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, वेजेस अलग बनाते हैं, सैलरीज अलग बनाते हैं। वेजेस डायरेक्ट होता, सैलरीज इनडायरेक्ट होता। वेजेस वाला आपका ट्रेडिंग में जाता, सैलरीज वाला P&L में जाता। क्लियर हो गया? अब इन्होंने अलग अलग नहीं बनाए, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि इसमें से 1/3 डायरेक्ट है, तो वो कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आपका जो 21,300 रुपए है, इसके 1/3 कर दो, यानी कितना हो गया? 7,100। तो 7,100 कहाँ चला जाएगा? ट्रेडिंग में। तो देखो भाई, आप जहां ध्यान से देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको दिख रहा है, देखो 7,100, और नीचे जो सैलरी एंड वेजेस आ रहा था उसमें से मैंने ये 7,000 1/3 हटा दिए, क्योंकि ये डायरेक्ट थे, ये ऊपर चले गए। समझ आया? तो अगर ये लिखा नहीं होता तो हम इसको इनडायरेक्ट मान के चलते, लेकिन क्वेश्चन ने दे रखा है कि 1/3 को आप डायरेक्ट मानो, इसलिए इसको ऊपर। हाँ परीक्षा, दोबारा से बेटा बताओ क्या सवाल? सर जो ट्रेडिंग में हमने लिखा, हम उसे वेजेस एंड सैलरी लिखेंगे या सैलरी एंड वेजेस? नहीं, क्योंकि अगर नाम तो वही ट्रेडिंग में जा लिखेंगे, रहा है वैसे। नाम वही लिखेंगे, सैलरी वेजेस, क्योंकि क्वेश्चन ने वही नाम यूज कर रखा है। ठीक है, क्योंकि अकाउंट तो वही है ना, अकाउंट अलग अलग नहीं बनाए, तो टेक्निकली हम वही नाम लिख देंगे। अदरवाइज अगर आप वेजेस एंड सैलरीज भी लिख देते तो इतना फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ टेक्निकली क्योंकि अकाउंट एक ही है तो हम उसी नाम को लिख देंगे, सैलरी। क्वेश्चन ने बता दिया आपको कि हमने अकाउंट एक तरह से अलग नहीं बनाया, लेकिन इसके अंदर कुछ डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन ऊपर जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 में कोई और डाउट गाइस? क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कोई और डाउट नहीं? चल सकते हैं आगे? पक्का? रजत और तनीषा कैमरा ऑन करो भाई। तनीषा, सर नेट बहुत तो स्लो आ रहा है, इसलिए ऑफ कर रहा है वीडियो। कैसे काम चलेगा ऐसे? हाँ जी, चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बताओ भाई किस किस को डाउट है? जल्दी से हैंड रेज करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को डाउट नहीं है? स्निग्धा क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2? भव्या, प्रथम, रजत, रजत क्लियर है बेटा क्वेश्चन नंबर 2? यस सर। तो रजत एक सवाल का जवाब देगा। रजत, डी पार्ट में हमने कैश क्यों नहीं बढ़ाया? क्या? डी पार्ट का इफेक्ट क्या होगा? जिसने हैंड रेज नहीं करा ना, सब जवाब देंगे एक एक करके। बताओ भाई रजत, डी पार्ट को सर पढ़ो। क्योंकि 800 रुपीज हमारा रिकवर हो गया था, तो सर उसका एक इफेक्ट लेंगे, बैड डेट्स में -400, वो एसेट्स में डेटर्स में -400। अब थोड़ा सा शांति से चलते, धीरे धीरे करके, ठीक है? हाँ, मैं वैसे दोबारा से पूछ रहा हूँ। डी पार्ट, डी पार्ट को पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है। कह रहा है राम हु ओ अस 2000 डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। ठीक है, राम हमारा एक डेटर था जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, एंड ओनली 40 पैसा इज रिकवरेबल फ्रॉम हिज एस्टेट। इतने तक, यहां तक की डिस्कशन कर रहा हूँ, प्रोविजन पे बाद में आएंगे, छोड़ दो उसको। तो इतने पार्ट तक का क्या इफेक्ट होगा आपके हिसाब से? बताओ रोज। अनम्यूट कर बेटा। यस सर। तो एक बार आप हाँ। क्वेश्चन रिपीट कर दोगे? जो कहाँ तक आपने पढ़ा? आखिरी लाइन नहीं पढ़ी, बस मैंने प्रोविजन ऑफ 5% वाला पार्ट नहीं पढ़ा है, उससे ऊपर वाला पढ़ा है। राम हु ओ अस 2000 डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40 पैसा इज रिकवरेबल फ्रॉम हिज एस्टेट। बस इतना। तो तुम एसेट्स में से माइनस कर देंगे। कितना और माइनस सर करूंगा ये सर बताओ? 1200, तो क्योंकि 800 रिकवरेबल है। 1200, 1200 में डेटर से माइनस कर दूंगा। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। यस सर। क्योंकि ये क्या हो गया? बैड डेट हो गया कि भाई तो 1200 bad debt। मिलेंगे नहीं हमें। मुझे एक बात बताओ, जब इंसॉल्वेंसी की एंट्री हम करते थे तो एंट्री क्या करते थे? हम करते थे कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट डेबिट टू डेटर, ये करते थे। तो अगर इस केस में मैं ये एंट्री करता तो ये होना चाहिए था। और अगर ये एंट्री करता तो फिर कैश 800 रुपए से क्यों नहीं बढ़ रहा? सवाल समझ आया रजत?
पहले तो सवाल बताओ, सवाल क्लियर हुआ? यस सर। आपने 1200 से डेटर कम किया, 1200 बैड डेट दिखा दिया P&L में, तो 1200 की कहानी तो समझ आ गई। 800 रुपए का कैश क्यों नहीं बना? सर रिकवरेबल है, मतलब आया नहीं है शायद। हाँ, रिकवरेबल लिखा है, पकड़ लिया तूने। मुझे लगा नहीं रहा था, मेरे को लगा था तूने इग्नोर मार दिया इस पॉइंट को। छोड़ना यार, ठीक है, हो गया 800 तक छोड़ना, 1200 हो गया ना। हाँ, क्या रीजन है भाई, ध्यान से समझो क्या लिखा है। राम who owes 2000 declared insolvent and only 40 पैसा is recoverable, ये नहीं लिखा है and only 40 पैसा is recovered। अगर वर्ड लिखा होता is recovered तो फिर ऐसे केस में हम डेटर को पूरे 2000 से कम करते और 800 से कैश बढ़ता। समझ आ रही है मेरी बात? अभी हम डेटर को 1200 से कम कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि हम कह रहे हैं 800 रुपए मिलने हैं। अगर लिखा होता इज रिकवर्ड तो 800 रुपए मिल चुके होते, तो डेटर पूरे 2000 से कम होते, 1200 रुपए बैड डेट होते और 800 रुपए कैश में बढ़ते। क्लियर हुआ गाइस? ये 2-3 लोगों ने मेरे से सवाल पूछा था, आई होप अब ये क्लियर हो गया हो। ये छोटा सा पॉइंट था, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो। लैंग्वेज में क्या लिखा है, इज रिकवरेबल, तो अभी पैसे आए नहीं है। हाँ, ये सर्टेन हो गया है कि आपको वो 800 रुपए मिल जाएंगे। अब इसका एक और फ्लिप साइड देखो, इसका अपोजिट साइड क्या है। जब आप प्रोविजन बनाओगे तो प्रोविजन किसका बनता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो ये 800 रुपए तो फाइनल है, इसमें तो कोई डाउट रहा नहीं भाई। ये तो इंसॉल्वेंसी में क्लियर हो गया ना। जो भी इंसॉल्वेंसी में याद है वो होता था ऑफिशियल रिसीवर। याद करो, कहानी सुनाई थी पहले कभी शुरुआत में जब हम सब मिले थे एक साथ, है तब सुनाई थी स्टार्टिंग में। बिल्कुल, तो इंसॉल्वेंसी में क्या होता था, एक ऑफिशियल रिसीवर हुआ करता था जो फाइनल करता था किसको कितने पैसे मिलेंगे, और एक वो कोर्ट के थ्रू अपॉइंट होता था। और एक बार अगर उसने बोल दिया तो वो उतने मिलेंगे, फिर उसमें कोई डाउट नहीं रहा। तो 800 रुपए तो मिलेंगे। तो जब हम प्रोविजन बनाएंगे तो 800 रुपए के ऊपर नहीं बनाएंगे। तो देखो जरा, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझ लो। पहले इसी पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहा हूं मैं, फिर और कोई डाउट लेता हूं। देखो, आपके पास डेटर थे, देखो भाई डेटर कितने कहाँ गए, ये रहा डेटर आपके पास 14,500 थे, ठीक है, ये आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं। अब उसमें से आपके 2000 में से 1200 का बैड डेट हो गया, ठीक है, तो 1200 रुपए आपने यहाँ बैड डेट माइनस कर दिए, बचा कितना, 13,300। क्लियर हो गया? तो क्या मैं 13,300 का 5% प्रोविजन बनाऊं? आंसर इज नो। क्यों? देखो मैंने यहाँ नीचे लिखा है प्रोविजन किसका बना रहे हैं, 12,500 का। क्यों? क्योंकि 800 रुपए तो गुड है, वो तो 100% मिलने हैं। अब समझ में आ रहा है? जो डेटर इंसॉल्वेंट हुआ था 1200 बैड डेट हो गए और 800 तो 100% मिलेंगे, गुड है वो, तो उसके ऊपर तो कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। तो प्रोविजन किस पे बना, जो 13,300 था उसमें से वो 800 माइनस किया, बचे कितने, 12,500, उसका 5%। समझ आई? ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें थी जो जानबूझ करके इन क्वेश्चंस में डाली गई थी। देखने में आसान लग रहे हैं क्वेश्चन ये, लेकिन इसमें कुछ एक एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो बड़े मजेदार हैं। हाँ जी गाइस, पहले इस वाले पॉइंट पे बताओ, सबको क्लियर है? कोई ऐसा जिसको क्लियर नहीं हो तो प्लीज हैंड रेज करो। शगुन, आपको क्लियर है ये वाला पॉइंट? सर इसमें जो 800 रुपए मिले ये बैड डेट रिकवर में नहीं काउंट करेंगे नहीं क्या? बेटा, ना 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 ना, बैड डेट रिकवर तो तब होता है जब बैड डेट उसको डिक्लेयर कर चुका हूं। मैं बैड डेट ही 1200 को बोल रहा हूँ, मैंने क्या 2000 का बैड डेट बोला? बैड डेट रिकवर तब होता है जब पहले पूरा का पूरा 2000 मैंने बैड डेट लिख दिया होता और बाद में मेरे को पता चला रही है इसमें से 800 रुपए तो मुझे इससे मिल गए। समझ आया? यस सर, यस सर। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैश नहीं बढ़ रहा है क्योंकि रिकवरेबल लिखा है, रिकवर्ड नहीं लिखा। अगर रिकवर्ड लिखा होता तो डेटर, फिर से बता रहा हूं, अगर रिकवर्ड लिखा होता तो क्या होता, डेटर पूरे 2000 से कम होता, बैड डेट 1200 रुपए आप P&L में लेके जाते और कैश 800 रुपए से बढ़ता, अगर रिकवर्ड लिखा होता तो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए, रिकवरेबल और रिकवर्ड का फर्क है। दूसरा, आप 1200 जरूर माइनस कर रहे हो बैड डेट, लेकिन जब आप प्रोविजन बनाओगे तो आपको वो 800 भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उस 800 के ऊपर फर्दर प्रोविजन नहीं बनेगा। उसमें अब कोई डाउट नहीं रहा कि हमें ये पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो तो गुड डेटर्स होंगे। ठीक है, तो हम तो किस पे बनाते हैं, डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है ना, तो जो डाउटफुल है उन्हीं का परसेंटेज निकालेंगे ना। क्लियर हो गया गाइस? तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड।
अब मैं डाउट ले लेता हूँ। निशात बताओ बेटा क्या डाउट है आपका? सर ये 800 वाला प्रोविजन जो बनाया हमने 12,500 का, वो समझ में नहीं आया। अभी भी नहीं आया? मैं दोबारा बता देता हूँ भाई। चलो मुझे ये बताओ, पहले ये समझ आ गया यहाँ तक 1200 क्यों माइनस किया? ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब आप अगर प्रोविजन बनाते तो किस पे बनाते? सर 13,300। हाँ, लेकिन अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या ये 13,300 सारे के सारे डाउटफुल है कि इनमें से पैसे आएंगे या नहीं आएंगे? या ऐसा कोई है जिससे आपको अब सर्टेन है कि हाँ हमें पैसे मिलेंगे मिलेंगे, यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है? सर वो जो 800 रुपीज थे वो मिलने। ये पक्का हो गया, ये समझ आ गया कि इससे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें अब कोई और डाउट नहीं रहा। उसका जो नुकसान होना था वो तो हो गया, बैड डेट हमने कर दिए 1200, अब फर्दर और कोई नुकसान नहीं। ठीक है, तो अब मैं उसके ऊपर फिर प्रोविजन क्यों बनाऊं डाउटफुल डेट का, ये बताओ। प्रोविजन तो उन्हीं डेटर्स का बनाऊंगा ना जहां डाउट है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उस 13,300 में से मैंने वो 800 माइनस कर दिए। अब जो ये बचे 12,500, मैं अब ये कह रहा हूँ हाँ इनमें मेरे को डाउट है कि इनसे पक्का भरोसा नहीं है कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो इनका 5% का मैं प्रोविजन बनाऊंगा। समझ आई बात? क्लियर? तो नॉर्मली ऐसा वाला सिचुएशन नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पता ही नहीं होता कि ऐसे कोई गुड डेटर्स भी है कि जिन पे हमें पूरा पक्का है कि हाँ इनसे तो पैसे आ ही जाएंगे 100%, कोई दिक्कत नहीं। तो नॉर्मली ये सिचुएशन नहीं आती, ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था जिसमें हमने इस तरह की इंफॉर्मेशन जानबूझ करके डाली थी। ठीक है, क्लियर हो गया? और बताओ बेटा और क्या डाउट है? हाँ जी, और किसका डाउट था? आरव, आपने भी कुछ हैंड रेस किया था पहले, आरव या Yes, आरव? sir. हाँ बताओ बेटा। सर वो बैड डेट पे। बैटेड वाला क्लियर हो गया? यस। और कोई डाउट तो नहीं फिर? नो सर, और नहीं था। ओके, एक पेटेंट था, एक हाँ, पेटेंट था पर वो क्लियर होगा। पेटेंट वाले में क्या था? डाउट बता बेटा। सर वो पेटेंट्स आर वैल्यूलेस वाला। हाँ, तो पेटेंट्स और वैल्यूलेस का मतलब क्या हुआ? यानी भाई आप ये समझ लो, अच्छी बात है, ये बातें आप डिस्कस करो, बताओ, चाहे अभी क्लियर हो भी गया बट स्टिल डिस्कस कर लिया करो ताकि बाकी बच्चों को भी क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन में पेटेंट्स दे रखे हैं आपको ट्रायल बैलेंस में 7,500। पहली चीज तो पेटेंट होता क्या है? AELRC में से क्या होता है आरव? एसेट। कौन सा वाला एसेट होता है? इंटैंजिबल। बहुत बढ़िया, ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं सुनना चाह रहा था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब आई थिंक चैप्टर नंबर 2 या 3 था कोई सा, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एसेट्स में दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। फिर नॉन करंट पे हमने फर्दर करा था कि फिक्स्ड एसेट होता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होता है, बड़ी सारे ऐसी 3-4 हमने बाइफर्केशन किए थे। फिर फिक्स्ड एसेट के अंदर दो बाइफर्केशन थे, कौन कौन से? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। कुछ याद आ रहा है? ठीक है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो टेंजिबल कौन से होते थे? जिनको छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, यानी बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, ये सारे। इनटेंजिबल में कौन से आते थे? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारे इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट होते हैं। अब आपको याद होना चाहिए, जब डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा था वहां पे डिस्कस किया था, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की जब हम वैल्यू रिड्यूस करते हैं तो उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, और यही चीज जब हम इंटेंजिबल्स में करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अमोर्टाइजेशन। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर? तो लॉजिक सेम है, सब कुछ सेम है, एंट्री वेंट्री सब सेम होगा, बस नाम चेंज हो जाता है, डेप्रिसिएशन की जगह वर्ड यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन। प्रैक्टिकली तो एक ही अकाउंट खुलता है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो चाहे आप फिक्स्ड एसेट को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट में आपके चाहे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है चाहे इंटेंजिबल, किसी को भी आप रिड्यूस कर रहे हो, दोनों एक ही अकाउंट में जाते हैं, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इस लाइन का मतलब समझते हैं। पेटेंट्स दे रखे थे 7,500 के, यानी हम ये लेके चल रहे थे, हमारा एक ही एसेट है, हमें इससे आगे फ्यूचर में फायदा होगा 7,500 का, लेकिन आगे क्या लिख दिया? पेटेंट्स आर वैल्यूलेस नाउ, यानी अब उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर 7,500 को राइट ऑफ करो। भाई हम बेकार में एसेट में दिखाते आ रहे हैं, अब उसकी वैल्यू नहीं है। एक तरह से वो क्या कह रहा है, आप 7,500 को अमोर्टाइज करो, फिर खत्म करो। ठीक है, तो जैसे आप डेप्रिसिएशन करते हो इसी तरीके से आप इसको अमोर्टाइज करो। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है,
तो आप इसको क्या करोगे, पेटेंट्स को माइनस कर दोगे। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिख के दिखाया होगा, ये रहा पेटेंट्स में से हमने माइनस कर दिया। मैंने वर्ड यहाँ पे डेप्रिसिएशन ही लिख दिया था कैजुअली, अदरवाइज टेक्निकली क्या आना चाहिए, माइनस अमोर्टाइजेशन। ठीक है, हाँ आप वहां पे इंक्लूड चाहे जब P&L में दिखाओ तो इकट्ठा एक साथ ही लिख सकते हो, यहाँ जहाँ लिखा है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस सबको? हाँ जी शगुन बेटा, अगला डाउट पूछो। सर सी वाली एडजस्टमेंट बता दो एक बार। सी वाली बता देते हैं भाई। सी वाली एडजस्टमेंट क्या है, इंश्योरेंस इंक्लूड्स अ प्रीमियम ऑफ 300 फॉर 1 ईयर। पहले तो देखते हैं इंश्योरेंस है का, इंश्योरेंस देखो लिखा 600 रुपए। कह रहे हैं इसके अंदर एक इंश्योरेंस है जिसका प्रीमियम 300 रुपए है 1 साल का, पर वो शुरू कब हो रही है? इंश्योरेंस में मैंने आपको बताया था जिस समय इंश्योरेंस लोगे, अगर आज लोगे तो आज से 1 साल काउंट होता है। ठीक है शकुन, तो अगर मैं आज लूंगा इंश्योरेंस तो वो कब तक चलेगी? सर उसी नेक्स्ट ईयर की उसी डेट 31 तक चलेगी। 31 कहाँ से आ गई? आज 31 है, आज क्या डेट है बेटा? अगर आज इंश्योरेंस ले रहा हूँ सर आज 22 है सर, 22 जनवरी। हाँ, तो कब तक चलेगी? सर नेक्स्ट ईयर के 21 जनवरी तक। वेरी गुड, एक दिन पहले खत्म होती है। तो अगर हम कभी भी ईयर वाइज मंथ वाइज ऐसे करते हैं तो नॉर्मली कैसे चलता है, अगर 22 जनवरी से 1 साल काउंट करूं तो 21 जनवरी 2023 तक चलेगा। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में ये फंडा नहीं होता, सिर्फ एक एक्सेप्शन है बिल ऑफ एक्सचेंज, इसीलिए दोबारा रिकॉल करा रहा हूँ, नहीं तो कई लोगों के दिमाग में आना शुरू हो जाएगा, वहां तो ऐसे नहीं किया था। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में सेम डेट पे खत्म करते हैं, क्योंकि हम उसमें जिस दिन ड्रॉ करते हैं उसे काउंट नहीं करते।